आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। अभी तक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि क्यों स्टार्ट नहीं होती थी, फिर कैसे हमने उसे स्टार्ट करा ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एंड रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। देन फाइनली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शेडेड पोल इंडक्शन मोटर देख लिया था। यानी कि अब तक हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सब कुछ सीख लिया है। अब एक खास बात रह जाती है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। यानी कि अगर आपने एक मोटर को इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में कन्वर्ट करा तो वो कैसा लगेगा, तो उसके ऊपर आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में सोचो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी अपने सेकंड ईयर में मशीन 2 में, तो उसमें आपको पता होगा कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो किसकी तरह वर्क करती है, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है या ऑपरेशन होता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा मैच करता है। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इसी तरीके से जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यानी कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका ऑपरेशन किससे मैच करेगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन से मैच करता है। ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 3 फेज जैसे सिमिलरली बिल्कुल जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, जिस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट या सबको देखो तो मेन बात आती है नो लोड करंट की। ट्रांसफार्मर में नो, क्योंकि सब कुछ स्टेशनरी होता है, तो नो लोड करंट यानी कि जो लीकेज फ्लक्स होता है बहुत कम होता है, इसीलिए नो लोड करंट जो आई नॉट मांगा जाता है बहुत कम मांगा जाता है। लेकिन इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, क्योंकि एयर गैप होता है, और एयर गैप का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस, यानी कि रिएक्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर होगा, इसीलिए क्या होता है लार्ज नो लोड करंट होता है। ठीक है, बस यही मेन अंतर होता है, बाकी सारा का सारा सर्किट सेम होता है। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज ट्रांसफार्मर को रिजेंबल करती है, उसी तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को रिजेंबल करती है। ठीक है, नाउ यानी कि जो भी मैं इसमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट से यूज करके होंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की मेरी सीरीज नहीं देखी है तो वहां जाके चेक करें, और फेजर डायग्राम प्लस इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी सर्किट क्या होते हैं, इन सब की इस लेक्चर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, हम लोग जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं सिंगल वाइंडिंग दूं, जैसे कि अगर सिंगल वाइंडिंग ले लेता हूँ, दिस वन इज द मेन वाइंडिंग, यहाँ मैं वी सप्लाई दे रहा हूँ, दिस वन इज सप्लाई करंट, और ये है तुम्हारी मेन वाइंडिंग। ठीक है, दिस वन इज योर मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग है। ठीक, नाउ अब होगा क्या, इस मेन वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, ये जो मेन वाइंडिंग है तुम्हारी, यहाँ पे बनता है यूजफुल फ्लक्स। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, दिस वन इज द मेन वाइंडिंग, ये तुम्हारी है मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग हो गई आपकी। नाउ ये तुम्हारा रोटर है इस तरीके से। ठीक है, रोटर में आपको पता होगा स्क्वायरल केज रोटर हम लोग यूज करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है, सारे के सारे रोटर जो रोटर कंडक्टर्स होते हैं आपस में शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, शुरुआत अगर करी जाए तो जैसे ही तुम सप्लाई दोगे, यहाँ से सप्लाई करंट आया आई एस, इस सप्लाई करंट से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये इंडक्टर की तरह वर्क करेगा, एक ईएमएफ आ जाएगा ई, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा, प्लस करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर की तरह ये फ्लक्स जो होगा वो इस रोटर को लिंक करेगा, और इस रोटर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई रोटर। वो ईएमएफ, क्योंकि ये सारे के सारे कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट होते हैं, ये तुम्हें पता होगा, ये आपस में कॉपर रिंग से शॉर्ट होते हैं, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो कर जाएगा आई रोटर करंट, और उसकी वजह से भी क्या होगा, एक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स आ जाएगा, इस तरीके से जनरली ऑपरेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। नाउ ये है जिसमें मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज नहीं करी, यानी कि ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विदाउट स्टार्टर का केस है। ठीक है, हम इसी को पूरा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के ऊपर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग केवल 70% ऑफ स्टार्टिंग तक रहती है, रेटेड स्पीड तक, उसके बाद वो हट जाती है। ठीक है, तो वो एक मोटर का पार्ट नहीं है, एक यूज है, एक स्टार्टर है, एक्सटर्नल डिवाइस है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल स्टार्टर की तरह वो वर्क करती है, इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट में ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अगर हम लोग जरा इसका स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि अगर हमने किसी वाइंडिंग को एक्साइट करा है करंट से, तो अगर इसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलर बनाऊं मैं, यानी कि मेन वाइंडिंग का, तो देखो मेन वाइंडिंग के अंदर एक करंट फ्लो कर, एक सप्लाई होगी, वी सप्लाई तुम दोगे, ये वी सप्लाई क्या करेगी, एक करंट फ्लो कराएगी आई सप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये जो करंट जाएगा आई सप्लाई कह सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, मेन वाइंडिंग, तो इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो दिस वन इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस वन इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस है तो आरएम लिख देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये देखो ये फ्लक्स हो गया, तो दिस वन इज द लीकेज फ्लक्स, ये पर्टिकुलर क्या है, ये लीक हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा क्या लीकेज फ्लक्स है। लीक फ्लक्स आपको याद होगा मैंने बताया हुआ है, यानी कि जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है दैट वन इज द यूजफुल फ्लक्स, और जो एक के वाइंडिंग को फ्लक्स जो केवल एक ही वाइंडिंग को लिंक करता है और दूसरी वाइंडिंग को लिंक नहीं करता, वो आपका लीक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो दिस वन इज योर लीकेज फ्लक्स।
ना लीकेज फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं, हमेशा याद रखना, ये भी मैंने पुराने लेक्चर्स ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में बताया था कि जब भी आप फ्लक्स को दिखाते हो तो रिएक्टेंस से दिखाते हो, लॉसेस को दिखाते हो तो रेजिस्टेंस से दिखाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हो तो कैपेसिटेंस से दिखाते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से लॉसेस जो होंगे वाइंडिंग के अंदर वो आरएम से दिखा दिए, मेन वाइंडिंग है, क्योंकि एम का मतलब क्या है, मेन वाइंडिंग, एम का मतलब है मेन वाइंडिंग, ध्यान रखना ये चीज। ओके, नाउ ये हो गया तुम्हारे लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स को हम दिखा देंगे एक्स एक्स एम से, मतलब मेन वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स है, दिस वन इज द मेन वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं रोटर की, रोटर को जरा देखते हैं। तो रोटर के अंदर देखो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये है तुम्हारा यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स, ठीक है। यानी कि ऐसा फ्लक्स जो यहाँ से स्टेटर से, मतलब मैग्नेटिक मेन वाइंडिंग से तुम्हारे रोटर में जा रहा है और रोटर का मेन वाइंडिंग पे जा रहा है। तो जो यूजफुल फ्लक्स है इसको हम दिखाते हैं, याद होगा आपको, एक्स से, यहाँ से हम दिखा देंगे एक्स से, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कह सकते हैं इसे। ये क्या हो गया तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ठीक है। दिस वन इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कह सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो दिस वन इज योर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। याद होगा तुम्हें ट्रांसफार्मर के केस में भी जो लीकेज होता था उसे एक्सएल से रिप्रेजेंट करते थे, XL1 XL2, और जो यूजफुल फ्लक्स होता था मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जिसे कहते थे उसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो है उसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि यूजफुल फ्लक्स को दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। यूजफुल फ्लक्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं लिंकेज फ्लक्स भी इसे कह सकते हो, लिंकेज फ्लक्स, यानी कि ऐसा फ्लक्स जो लिंक कर रहा होगा दोनों वाइंडिंग को, ठीक है। ये एक ही बात हो गई। नाउ ये रोटर है तुम्हारा, रोटर कंडक्टर से, इसके ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। तो रोटर के अंदर अगर क्या होगा तुम्हारा, रोटर सर्किट जो है वहां पे कुछ वाइंडिंग लॉसेज हो रहे होंगे, वाइंडिंग लॉसेज, वाइंडिंग लॉसेज रोटर के ऊपर, जो रोटर वाइंडिंग लॉसेज कह सकते हैं। यानी कि रोटर के ऊपर जो तुमने वाइंडिंग की हुई है, या कह लो कि जो स्क्वायरल केज रोटर है उसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो वहां पे कुछ लॉसेज होंगे, तो उसे हम कैसे रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज द रेजिस्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस आर लिख देता हूं। और ये देखो ये वाला जो पर्टिकुलर क्या है, ये क्या लीकेज फ्लक्स है, ये क्या लीक फ्लक्स है, किसका, ये लीक फ्लक्स है रोटर का। तो रोटर के अंदर भी यानी कि कुछ फ्लक्स लीक हो रहा है तुम्हारा, तो जो फ्लक्स रोटर का लीक हो रहा होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से, एक्स आर, यानी क्या है, लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर, ठीक है। आर का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एम का मतलब मेन वाइंडिंग था, वैसे आर का मतलब हो गया रोटर, ठीक है, रोटर हो गया, ओके। और दिस वन इज द लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से हम लोग एक मैकेनिकल डिवाइस को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में तोड़ते हैं। सेम काम मैंने ट्रांसफार्मर में भी किया था, अगर आपको याद हो, आपने लेक्चर देखे हो, नहीं देखे तो चेक कर सकते हो। वैसे ही हमने क्या करा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को भी तोड़ दिया। तो जो फ्लक्स लीक हो रहा था उसको भी लिख लिया, जो लीकेज नहीं हो रहा था यूजफुल था उसे भी लिख लिया, जो लॉसेज हो रहे थे मेन वाइंडिंग में उसे आरएम से, जो लॉसेज हो रहे थे रोटर में उसे आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम लोग सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो केस पॉसिबल होते हैं। आपको याद होगा, अगर हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करता हूं तो दो केस हमने अब तक पढ़े, ठीक है। पहला केस था जब एट स्टार्टिंग, यानी कि विदाउट स्टार्टर का केस है, विदाउट स्टार्टर का एक केस हमने पढ़ा। जितनी भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे, आपने दो केस पढ़े, एक विदाउट स्टार्टर और एक विद स्टार्टर, ठीक है। तो विदाउट स्टार्टर का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सप्लाई होती थी, लेकिन क्या होता था प्लस ब्लॉक रोटर, यानी कि ब्लॉक रोटर जो होता था वो चलता नहीं था, रुका हुआ रहता था, ठीक है। ब्लॉक या फिर और स्टेशनरी रोटर, क्लियर। ये चीज तुम्हें पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं, इसीलिए विदाउट स्टार्टर अगर हम लोग करेंगे तो ब्लॉक रोटर की तरह वर्क करेंगी, लेकिन सप्लाई ऑन होगी, मतलब सप्लाई ऑन है फिर भी रोटर नहीं चल रहा होगा, तो स्टेशनरी रोटर है, ब्लॉक रोटर। दूसरा, अगर मैं स्टार्टर दे देता हूं, अब स्टार्टर जरूरी नहीं है ऑक्सिलरी वाइंडिंग ही लगाओ, तुम इनिशियल पुश भी दे सकते हो। स्टार्टर का यहाँ पे मतलब है इनिशियल पुश, अगर आपने इनिशियल पुश दे दिया, इनिशियल पुश, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सप्लाई होगी, सप्लाई तुम्हारी ऑन होगी, लेकिन रोटर जो होगा भैया वो रोटेट कर रहा होगा, रोटर रोटेट, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो हमने अब तक देखे हैं, जितने भी केस दिए, चाहे शेडेड पोल लिया हो, चाहे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर देखिए, दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, यानी कि विदाउट स्टार्टर का केस, यानी कि जिसमें सप्लाई ऑन होगी लेकिन रोटर जो होगा स्टेशनरी होगा। अब इसको समझते हैं, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या करा है कि हमारे पास ये मेन वाइंडिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V सप्लाई दे दी, एक I सप्लाई करंट जा रहा है, और ये तुम्हारा स्क्वायरल केज रोटर है, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज नहीं करी और ना ही हमने इनिशियल पुश दिया है, तो क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट,
ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये कौन सा केस हो जाएगा, स्टेशनरी केस, यानी कि स्टेशनरी रोटर केस, स्टेशनरी रोटर केस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कौन सा केस होता था आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, जब हमने टेस्टिंग करी थी तो वहां पे आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में सेम यही कंडीशन होती कि जिसमें सप्लाई ऑन होती है लेकिन क्या होता था, रोटर रोटेट नहीं करता था, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो उसमें भी ये सेम कंडीशन ही होती थी, यानी कि सप्लाई ऑन है और रोटर रोटेट नहीं कर रहा। नाउ अब देखो, अगर रोटर रोटेट नहीं कर रहा तो आपको पता होगा ये सेम केस किसको रिजेंबल करता है, ये सेम केस रिजेंबल करता है एक ट्रांसफार्मर को जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा केस जिसके अंदर सप्लाई ऑन है और तुमने क्या करा है लेकिन रोटर रोटेट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का पर्टिकुलर केस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफार्मर के केस को, शॉर्ट सर्किट केस को ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि ऐसा केस जिसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, मैं यहाँ पे इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। कभी मैं कंपेयर करूंगा, एक लेक्चर इसके ऊपर सेपरेट बना दूंगा आने वाले टाइम में, जिसमें हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर को कंपेयर करेंगे, तब आप वहाँ पे ये चीज़ सीख लेना। लेकिन ऑलरेडी मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि स्पेशल पर्पज मशीन आपके थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, तो सेकंड ईयर में आपने इंडक्शन मोटर में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिस वन इज द शॉर्ट सर्किट केस ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ अब अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है उस पर चलते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट, अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने तुम्हें भी पीछे बताया, यहाँ पे हमने सीखा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देन सेकंड चीज हमने सीखी कि अगर हमने सप्लाई ऑन कर रखी है और स्टार्टर नहीं लगाया है तो ये बिल्कुल वैसे ही केस होगा जैसे कि शॉर्ट सर्किट कर रखा है हमने ट्रांसफार्मर को। अब अगर मान लेते हैं तुमसे कह दिया जाए कि ट्रांसफार्मर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट है, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता था उसको बना लेते हैं। तो हम लोग देखो, अब मैं क्या कौन सा केस बताने जा रहा हूँ, हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की, जिसके अंदर हमने ये प्राइमरी थी, यहाँ पे सप्लाई दी हुई है VS, और सेकेंडरी जो है उसको शॉर्ट कर रखा है, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए। और एक चीज और, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर। ठीक है, और मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, स्पेसिफिक केस कौन सा ले रहा हूँ, रिफर टू प्राइमरी, याद रखना, रिफर टू प्राइमरी केस। अगर मैं ऐसे ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो देखते हैं। ये हो गया, दिस वन आपने V सप्लाई दी। ठीक है, कुछ प्राइमरी वाइंडिंग का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा जिसमें लॉसेज हो जाएंगे R1, कुछ लीक हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में XL1, याद होगा आपको। और बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, कुछ आपका जो होगा कोर लॉसेज में जाएगा तो RC, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में जाएगा XM। ठीक है, ये याद होगा, इस तरीके से बनता था। देन यहाँ पे क्या होता था, अब क्योंकि रिफर टू प्राइमरी है तो हमने क्या करा, सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी में रिफर कर दिया है। तो जब प्राइमरी में रिफर करोगे तो R2 क्या हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। इसी तरीके से लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग XL2 डैश हो जाएगा। और हमने क्या करा है, सेकेंडरी को लोड नहीं लगाया है बल्कि यहाँ से शॉर्ट कर दिया, तो दिस वन इज द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो ये तुम्हारा जो था, ये था तुम्हारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सर्किट, रिफर टू प्राइमरी का। ठीक है, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्योंकि इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेम सर्किट हम लोग यूज कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के लिए। तो इंडक्शन मोटर के लिए अगर सर्किट देखें तो उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अगर अब मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो इसीलिए अगर सेम सर्किट यूज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला कौन सा केस है, विदाउट स्टार्टर, विदाउट स्टार्टर, विदाउट स्टार्टर, और स्टेशनरी रोटर। तो ये जो केस है ये किसकी तरह है, ये है शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, ट्रांसफार्मर के। तो सेम सर्किट यूज कर लेते हैं, तो सेम सर्किट अगर हम यहाँ यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो R1 था उसकी जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा, यानी कि अगर आपने रेजिस्टेंस ले रखा है, लीकेज रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा RM से, मेन वाइंडिंग का। ठीक है, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग का लीकेज, क्योंकि भाई जो तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें मेन वाइंडिंग ही ले रहा हूं मैं केवल। ठीक है, मेन वाइंडिंग हो गया, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो शॉर्ट सर्किट है, ये हो जाएगा रोटर का पार्ट। ठीक है, ये रोटर हो गया, एंड दिस वन इज योर, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका हो जाएगा स्टेटर का पार्ट।
ठीक है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है ये जो वर्क करेगी ये मेन वाइंडिंग की तरह वर्क करेगी, मेन वाइंडिंग की तरह, ठीक है। और जो प्राइमरी की सेकेंडरी है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, ये वर्क करेगी रोटर की तरह, यानी कि ये रोटर की जो वाइंडिंग है, यानी कि रोटर पे जो हमने वाइंडिंग कर रखी है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हो गई, और जो हमने मेन वाइंडिंग कर रखी है प्राइमरी पे वो तुम्हारी सॉरी जो प्राइमरी वाइंडिंग कर रखी है ट्रांसफार्मर पे वो वर्क करेगी मेन वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। समझ में आ रहा है। और अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर के एयर गैप को, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो एयर गैप है ये वाला, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेगा इसके कोर लॉसेस को, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो हमने इस तरीके से ही हम ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सर्किट यूज करेंगे, क्लियर। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए, तो R1 की जगह, यानी कि मेन प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था उसकी जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे RM, ठीक है, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मेन वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस होगा XM, ठीक है। और यहाँ पे आपके कोर कंपोनेंट आ जाएंगे, तो दिस वन इज योर XM, X लिख देता हूँ केवल, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट प्राइमरी वाइंडिंग का, और मेन वाइंडिंग का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मेन वाइंडिंग का कोर लॉसेज, यानी कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो कोर लॉसेज होंगे R, क्लियर हो गया यहाँ पे। एंड दिस वन इज योर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ V सप्लाई, क्लियर। और रोटर की बात कर लेते हैं, तो रोटर रिफर टू स्टेटर, यानी कि रोटर को अगर स्टेटर रिफर कर दोगे तो कैसा आ जाएगा, R रोटर होता था डैश, ठीक है। इसी तरीके से रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस था उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XR, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर, लेकिन रिफर टू स्टेटर है यानी कि रिफर टू प्राइमरी, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे कि थ्री फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में होता था, ठीक है। तो ये वाली अगर स्लाइड तुम्हें समझ में आ गई तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो मैंने ये एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो करा क्या है कि हमने स्टेटर जो है प्राइमरी वाइंडिंग का उसको हमने ले लिया, ये सब चीजें मैं समझा दी, बस उसी को मैंने यहाँ पे सर्किट के रूप में बना दिया है, क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब इसके अंदर क्या करना है, अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कोर लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज वो नेग्लिजिबल होते हैं, इन केस ऑफ नेग्लिजिबल होते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी कि आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी तुम्हें याद होगा कि हम लोग कोर लॉसेस को निग्लेक्ट कर देते थे एज कम्पेयर टू द, जब हम लोग एज कम्पेयर टू द मेन लॉसेज और लीकेज और वाइंडिंग लॉसेज के, क्योंकि जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं तो बहुत हैवी करंट फ्लो होती है प्राइमरी से। तो ये चीज आपने जैसे ट्रांसफार्मर में करा था कि कोर लॉसेज को निग्लेक्ट कर दिया था, सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, यानी कोर लॉसेज को निग्लेक्ट कर देंगे। अब कोर लॉसेज को अगर नेग्लिजिबल लोगे तो आर की वैल्यू इन्फानाइट लेनी होती है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आता है कि भाई अगर हम लोग, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमने कोर लॉस निग्लेक्ट करने हैं तो आर को हम जीरो ले लें। नहीं, अगर तुम आर को जीरो ले लोगे तो सारा का सारा करंट जो है कोर करंट वो आई इससे पास हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया ये। ऐसे में क्या होगा, बहुत हाई कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करोगे तुम जीरो की जगह, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए याद रखना, कोर लॉसेज अगर आपको नेग्लिजिबल लेने हैं कोर लॉसेज, तो उसके लिए आर को इन्फानाइट लेना होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आर को हम क्या ले लेंगे, इन्फानाइट ले लेंगे, यानी कि ओपन कर देंगे यहाँ से। तो अब यानी कि अब मेरा सर्किट कैसे हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो जो फाइनली मॉडिफिकेशन है वो ये हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज योर मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड मेन वाइंडिंग लीकेज, ठीक है। और हमने क्योंकि कोर हटा दिया है, कोर लॉसेस, तो दिस वन इज योर XM, यानी कि सॉरी XM नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि M जो है आपका मैंने ले रखा है मेन वाइंडिंग के लिए, ये है तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस वन इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड यहाँ पे इसके बाद ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया, क्लियर। दिस वन इज योर सप्लाई, दिस वन इज योर आई सप्लाई करंट, जो तुम मेन वाइंडिंग के अंदर करंट दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे रोटर का पार्ट लगा देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा RR डैश, और ये हो गया रोटर के अंदर जो लीक होने वाला रिएक्टेंस है XR डैश, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इस अगर हम, आपको याद होगा V1 देते थे तो E1 आता था, उसी तरीके से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा E, ठीक है। ये जो इंड्यूस वोल्टेज है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के अक्रॉस इंड्यूस होगा, यानी कि ये वो वोल्टेज होगा जो रोटर में इंड्यूस होगा, एक तरीके से रोटर की वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज तुम्हें मिलेगा। यानी कि अगर, जब याद होगा, यहाँ पे एक बार बता दूं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब हम रन कराएंगे तो हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया होगा वो यहाँ पे जब EMF इंड्यूस होगा तो E1 आ जाता था स्टेटर का, मेन वाइंडिंग का, और ऐसे ही यहाँ पे एक ER आता था। अब क्योंकि तुमने रिफर टू सेकेंडरी कर दिया, रिफर टू प्राइमरी करा है, यानी कि रिफर टू स्टेशनरी स्टेटर, तो वहां पे क्या होगा, ई रिप्रेजेंट कर दे रहा है, यानी कि ई क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस E1 इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। नाउ आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट केस, अब इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोर लॉसेस निगलेक्ट कर लिए। अब अगर बात करूं मैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की, तो एज पर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी,
ठीक है। अगर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की बात करें तो आपको पता होगा कि एक सिंगल फेज फ्लक्स जो होता था, यानी कि एक फ्लक्स जो होता था वो दो पार्ट्स में हम लोग उसे तोड़ते थे। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में ये माना जाता था कि दो पार्ट्स में टूट रहा है। एक होता था फाई एफ, यानी कि आपको फाई एफ क्या होता था, फॉरवर्ड फील्ड होती थी, फॉरवर्ड फील्ड, ठीक है। और एक होता था तुम्हारा फाई बी, ये क्या होता थी, बैकवर्ड फील्ड होती थी। याद होगा ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, बैकवर्ड फील्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड फील्ड हो गई, तो दो फील्ड होती थी, फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड। नाउ दोनों फील्डें अगर हम लोग इसको समझें, ये ऑलरेडी मैं वैसे समझा चुका हूं लेकिन थोड़ा सा बेसिक है यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की विदाउट स्टार्टर, तो आपने जब सप्लाई दी और एक सप्लाई करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स आएगा। और ये माना जाता था कि जो सप्लाई फ्लक्स होता था, ठीक है, ये हो गया। तो रोटर है, तो जो सप्लाई फ्लक्स होगा फाई सप्लाई, ये क्या होगा, ये दो पार्ट में टूटेगा। याद होगा एक मैंने बताया था फाई बैकवर्ड हो गया और दूसरा फ्लक्स जो होगा वो फाई फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब तुम्हें अगर याद होगा बहुत अच्छे से, ये चीज हमने देखी थी कि दो फ्लक्स में टूट रहा था, ये चीज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड फ्लक्स है, जब ये यहाँ पे देखो कंडक्टर्स लगे होते हैं रोटर के, और ऐसे ही ये कंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो दीज आर फॉरवर्ड कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे कंडक्टर जो फॉरवर्ड फील्ड के अंदर में आएंगे, और ये वाले जो कंडक्टर्स हैं ये बैकवर्ड फील्ड के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो कंडक्टर हैं जो बैकवर्ड फील्ड के अंदर आएंगे, इसके अंदर जो ईएमएफ एक जब रोटेट बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी 5b, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन कंडक्टर्स के अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, यानी कि ई इंड्यूस होगा बैकवर्ड फील्ड के कारण, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बैकवर्ड फील्ड कारण ये बैकवर्ड, क्योंकि ये सारे कंडक्टर शॉर्ट हैं तो एक करंट आ जाएगा आई बैकवर्ड, ठीक है। और क्योंकि ये जो करंट आएगा आई बैकवर्ड, ये करंट को कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वाइंडिंग का, तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा ये आर बैकवर्ड, और प्लस ये जो करंट जब फ्लो होगा तो एक क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा, पिक्चर में फ्लक्स आएगा, तो वो फ्लक्स कुछ लीक होगा, तो लीक इसकी वजह से एक लीकेज फ्लक्स होगा एक्स बैकवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतनी क्लियर हो गई यहाँ तक। तो क्या हुआ, पूरा पिक्चर समझ लो। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो बैकवर्ड फ्लक्स था, ये बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी वजह से क्या होगा, जो कंडक्टर्स इसके अंदर में आएंगे उनके अंदर एक फ्लक्स कटिंग एक्शन से, भाई फैराडे है तो फ्लक्स कटिंग एक्शन से ईएमएफ आएगा ईबी, क्योंकि कंडक्टर शॉर्ट है तो करंट आएगा आईबी, और क्योंकि करंट आएगा तो करंट की वजह से करंट को कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा तो आरबी, और करंट की वजह से जो लीकेज फ्लक्स होगा वो हो गया एक्सबी। समझ में आ गया। नाउ अब चलते हैं जरा इधर की तरफ, यानी कि हम बात कर लेते हैं अब फॉरवर्ड की तरफ। सिमिलरली इस फॉरवर्ड फील्ड के कारण क्या होगा, इन कंडक्टर्स के अंदर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर्स हैं क्योंकि सब जुड़े हैं, तो इनके अंदर एक वोल्टेज आ जाएगा फ्लक्स कटिंग एक्शन से ई फॉरवर्ड। इस फॉरवर्ड फ्लक्स की वजह से करंट आएगा क्योंकि सारे कंडक्टर शॉर्ट हैं, आई फॉरवर्ड, और ये जब करंट फ्लो करेगा तो इसको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा आर फॉरवर्ड, और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, प्लस जब करंट कहीं पे फ्लो करता है तो वहां फ्लक्स आएगा तो लीक होगा, तो इसकी वजह से लीकेज होगा एक्स फॉरवर्ड। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग जरा इन सबको निकालने की कोशिश करेंगे, पैरामीटर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले हम पकड़ते हैं फाई सप्लाई। तो फाई सप्लाई जो होगा, ये इसकी वजह से क्या हुआ, एक फाई बैकवर्ड बना है और एक फाई फॉरवर्ड बना है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी। नाउ अगर सबसे पहले बात करी जाए कि फाई सप्लाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो मैग्नेटाइजिंग यानी यूजफुल फ्लक्स है, यानी कि सप्लाई फ्लक्स बेसिकली क्या है, यूजफुल फ्लक्स, और यूजफुल फ्लक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, एक्स से। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो ऐसा फ्लक्स जो दोनों को लिंक कर रहा है, तो मेनली यही तुम्हारा फाई सप्लाई है, यूजफुल फ्लक्स, तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो यानी कि जो तुम्हारा फाई सप्लाई है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक्स से, ठीक है। अब बैकवर्ड फ्लक्स जो है इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो पर्टिकुलर होगा बैकवर्ड फ्लक्स, ठीक, एक ये हो गया तुम्हारा, एक हो गया फॉरवर्ड फ्लक्स। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस एक्स से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x/2 से, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x/2, और ये भी रिप्रेजेंट करेंगे x/2 से। रीजन क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने बताया कि जो फाई सप्लाई होता है ये पीछे हम लोग देख चुके हैं, ये होता है तुम्हारा फाई बी प्लस फाई एफ होता है, दो पार्ट्स में टूटेगा, जिसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि फाई बी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होगी फाई फॉरवर्ड के, और ये किसके बराबर होती है, फाई सप्लाई बाई 2, ठीक है। तो क्योंकि ये फाई सप्लाई बाई 2 के बराबर होती है, तो अगर फाई सप्लाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फाई बी और फाई एस x/2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम चीज क्लियर हो गई है। नाउ वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो ई इसी जब देखो फ्लक्स आधा आधा है, तो अगर एक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस जो मैंने दिखाया था यहाँ पे, इसको देखो इस पर्टिकुलर सर्किट में, तो एक्स की वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ आ रहा था वो ई आ रहा था, तो x/2 की वजह से वोल्टेज कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा यानी कि फॉरवर्ड में यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा
फाइव बी की वजह से वो कितना होगा ई बाई टू होगा। अगर एक्स की वजह से ई हो रहा था तो एक्स बाई टू की वजह से ई बाई टू होगा, इसी तरीके से इसकी वजह से भी ई बाई टू होगा। तो दीज आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वोल्टेज हो गए, क्लियर हो गए यहाँ पे। तो एक ये हो गया तुम्हारा बैकवर्ड, ये हो गया ई बैकवर्ड एंड दिस वन इज योर ई फॉरवर्ड, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना है, आई होप सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा। तो शुरुआत तुम्हें क्या करनी, सप्लाई फ्लक्स को दो पार्ट में तोड़ दिया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और हम जानते हैं कि सप्लाई फ्लक्स जो होता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्लक्स जो होते हैं सप्लाई फ्लक्स के हाफ होते हैं। तो अगर सप्लाई फ्लक्स जो है फाई एस ये एक्स की वजह से आ रहा था, तो ये दोनों किसकी वजह से आएंगे, एक्स बाई टू और एक्स बाई टू की वजह से। इसी तरीके से अगर एक्स की वजह से फ्लक्स इंड्यूस होने वाला वोल्टेज ई था, तो भाई इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने वाला कितना होगा, ई बाई टू और ई बाई टू होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि अब तक हमने ई बैक निकाल लिया और ई फॉरवर्ड निकाल लिया, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक। तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आर जो रेजिस्टेंस होगा टोटल रोटर का रेजिस्टेंस, अगर मान लेते हैं रोटर पूरा एक होता, ठीक है, पूरा एक सा रोटर जुड़ा होता, तो अगर उस पूरे का रोटर का रेजिस्टेंस जो होता, यानी कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वेट, अगर हमारे पास रोटर एक होता यानी कि पूरा रोटर एक साथ अगर होता, तो इस पूरे रोटर का जो रेजिस्टेंस था वो आर आर था, और जो टोटल लीकेज था वो एक्स था, एक्स आर था, ठीक है। तो पूरे का रोटर का यानी कि फुल रोटर, अगर फुल रोटर लेते फुल रोटर तो उसका उसके कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर का सारे कंडक्टर का मिला के रेजिस्टेंस आर आर होता और मिला के लीकेज रिएक्टेंस एक्स आर होता। पर क्योंकि तुमने क्या करा, इनको दो पार्ट में तोड़ दिया है, जस्ट हाफ, आधे कंडक्टर बैकवर्ड के अंदर है, आधे जो फॉरवर्ड, तो भाई इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर आर, इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर बी, और इसका जो रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस होगा एक्स बी, कितना होगा, तो ये आर आर बाई टू, और ये जो होगा वो टोटल जो लीकेज रिएक्टेंस होता है रोटर का एक्स आर बाई टू। इसी तरीके से एक्स एफ क्या होगा, एक्स आर बाई टू, और आर एफ क्या होगा, आर आर बाई टू, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मैंने करा क्या है, इसको एक बार और बता देता हूँ अगर आपके पास डाउट रह गया होगा। हमने करा क्या है, क्योंकि हमने पूरे रोटर, अगर जो पूरा रोटर जुड़ा होता तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जो होता आर आर होता, और टोटल लीकेज रिएक्टेंस होता एक्स आर होता। अब क्योंकि हमने रोटर को बीच में से डिवाइड कर दिया, आधा हम लोग फॉरवर्ड फील्ड के लिए, सॉरी आधा फॉरवर्ड फील्ड के लिए ले रहे हैं और आधा बैकवर्ड फील्ड के लिए, तो जब तो इसीलिए कंडक्टर्स भी डिवाइड हो गए, और कंडक्टर तो उनका रेजिस्टेंस भी, तो इसीलिए क्या होगा, आर फॉरवर्ड, ठीक है, इक्वल होगा आर बैकवर्ड के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, आर आर बाई टू के। इसी तरीके से एक्स फॉरवर्ड, ठीक है, इक्वल होगा एक्स बैकवर्ड के लीकेज वाला एक्स आर, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, एक्स आर बाई टू, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी चीज, यानी कि हमने क्या करा है, सारे पैरामीटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं हो चाहिए। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है, यानी कि एक हमारे पास अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी जिसके अंदर एक स्टेटर वाइंडिंग थी और एक रोटर पे वाइंडिंग थी। रोटर के अंदर दो फील्ड बन रही थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और उन बैकवर्ड और फॉरवर्ड फील्ड की वजह से सारे पैरामीटर जो थे रोटर के वो आधे आधे डिवाइड हो गए थे, क्योंकि फ्लक्स आधा आधा बढ़ रहा था रोटर के अंदर पास होने वाला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बढ़ गया था। तो इक्वली इसी तरीके से बिल्कुल वोल्टेज भी आधे आधे बढ़ गए, सब कुछ आधा आधा बढ़ गया, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब कुछ आधा आधा डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ अब जरा इसको अगर हम लोग रोटर की नजर से देखें, मशीन की नजर से सोचें, तो भाई ऐसा लग रहा है, अब देखो अगर हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को अगर हमने वी सप्लाई दी और उसकी वजह से एक आई सप्लाई करंट आया और फ्लक्स आया, लेकिन रोटर रोटेट नहीं होता है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने बताया था कि दो दो आपके कंपोनेंट टूट जाएंगे। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जो एक रोटर हमने लिया है, ठीक है, वो रोटेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो रोटर के अंदर। ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक्चुअल में एक ही रोटर होता है, लेकिन ये ऐसे वर्क करता है कि दो रोटर जो कनेक्टेड हैं, यानी कि सिंगल रोटर, यानी कि एक्चुअल रोटर एक ही है, एक्चुअल रोटर, लेकिन इसको मैं दो रोटर में ब्रेक कर सकता हूं। दीज आर वर्चुअल रोटर्स, टू वर्चुअल रोटर्स, टू वर्चुअल रोटर्स, ठीक है। और ये दो वर्चुअल रोटर्स हैं, ये इस तरीके से वर्क करेंगे कि एक रोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है एन बैकवर्ड, और एक रोटर तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है एन फॉरवर्ड, ठीक है। यानी कि ये वाला जो रोटर है ये तुम्हारा फॉरवर्ड फील्ड पे चल रहा है, फॉरवर्ड फील्ड से, और ये वाला तुम्हारा रोटर जो है ये बैकवर्ड फील्ड से चल रहा है, बैकवर्ड फील्ड से, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं बता दूं, बहुत सारी बुक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं दिया होता है, केवल डायरेक्ट बता रखा होता है, उसको समझ लो। हुआ क्या कि हमारा एक्चुअल रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होती, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने दो फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसको समझाने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक रोटर की जगह अगर हम लोग दो वर्चुअल रोटर मान लें और आपस में एक ही शाफ्ट से वो कनेक्टेड है, जिसमें से बैकवर्ड फील्ड वाला रोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला,
और जो फॉरवर्ड फील्ड का जो रोटर है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट यानी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि दोनों रोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए रोटर एक्चुअल रोटर तुम्हारा जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है यानी कि दो वर्चुअल रोटर की तरह वर्क करता है, ये कॉन्सेप्ट ये, ठीक। और ये दोनों वर्चुअल रोटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि देखो अगर सीरीज में कनेक्टेड नहीं होते तो यहाँ पे रोटेट कर गए होते, तो एक ही शाफ्ट से सीरीज में कनेक्टेड होने की तरह ये वर्क करेंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअली ये है क्या, ये एक समझाने का तरीका है, यानी कि जैसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है, उसी को यहाँ पे मैंने दो वर्चुअल रोटर के रूप में आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सिंगल रोटर को हम लोग मान सकते हैं कि सिंगल रोटर जो है वो एक्चुअल में सिंगल ही रोटर है, दो रोटर इमेजिनरी हैं, हम ये मान सकते हैं, एक बैकवर्ड फील्ड के कारण चलने वाला रोटर है और एक फॉरवर्ड फील्ड का, और क्योंकि एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है इसलिए रोटेट नहीं हो रहा। अब क्या होता है, याद होगा आपको, जैसे ही मैं इनिशियल पुश दूंगा, तो अगर मैं इस वाले रोटर को इनिशियल पुश दे देता हूँ एक एक्स्ट्रा टॉर्क, तो ऐसे केस में ये वाला डोमिनेट कर जाएगा और ये रोटर जो होगा वो रोटेट होने लगेगा इस डायरेक्शन में और शाफ्ट तुम्हारी इधर घूमने लगेगी, ठीक है। तो खैर अभी ये वाला केस नहीं ले रहे हैं, अभी जो हम लोग केस ले रहे हैं वो विदाउट स्टार्टर का केस ले रहे हैं, विदाउट स्टार्टर वाला केस ले रहे हैं, तो कोई भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा टॉर्क की बात नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों रोटर अभी स्टेशनरी हैं, ठीक। तो यहाँ से बेसिकली जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस आपको ये समझाना था कि दोनों के दोनों रोटर क्योंकि वर्चुअली सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम लोग ये जो सर्किट हम बनाएंगे, अब जो सर्किट ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है, यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर थी। नाउ अब जरा आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, इस सर्किट को जरा दोबारा देखते हैं, ये जो हमने बना रखा था, ठीक है। तो अगर इस सर्किट को हमने बनाया हुआ था, दिस वन इज योर RM मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग, और अब देखो यहाँ से अब जो कहानी शुरू होने वाली है, हमने क्या करा, जो अभी तक आपको सिखाया कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो X है टोटल मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, इसे दो पार्ट्स में तोड़ लो, एक हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड और एक हो गया बैकवर्ड, और ये कितना होगा, ये होगा X/2 एंड दिस वन इज X/2। इसी तरीके से उसने क्या कहा, जो रोटर का टोटल रेजिस्टेंस है इसे भी दो पार्ट्स में तोड़ लो। कौन कौन से दो पार्ट्स में तोड़ा गया, इसको तोड़ा गया R फॉरवर्ड रोटर और R रोटर बैकवर्ड, और ये कितना होगा, ये होगा RR/2 एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू RR/2। इसी तरीके से जो लीकेज रिएक्टेंस है रोटर का, इसको भी दो पार्ट में तोड़ लिया गया, तो X लीकेज रिएक्टेंस रोटर का, इसको किस में तोड़ लिया गया, तो एक तोड़ा गया XR फॉरवर्ड और एक तोड़ा गया XR बैकवर्ड, ठीक है। और दोनों की दोनों एक वैल्यू कितनी थी, इन दोनों की वैल्यू थी XR/2, ठीक है। तो अब जो मैं सर्किट बनाऊंगा वो यहाँ पे इस तरीके से हम इन्हें तोड़ के बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पहले फॉरवर्ड का सर्किट बना लेते हैं, क्लियर। तो अब देखो हुआ क्या है, अगर हम बात करें, ये हो गया तुम्हारा X था, यहाँ पे आपका R डैश था और ये था तुम्हारा XR डैश, ठीक है। ये था अभी तक सर्किट, ठीक है, इतना सर्किट था। यहाँ पे स्टेटर का XM का सर्किट था, पूरा मेन वाइंडिंग का सर्किट था। अब इसको हमने जब सबको दो पार्ट में तोड़ लिया तो एक सर्किट बनेगा फॉरवर्ड सर्किट। तो एक हमने तोड़ा इसे फॉरवर्ड सर्किट और एक तोड़ेंगे इसे बैकवर्ड सर्किट, ठीक है। क्लियर हो गया। फॉरवर्ड सर्किट कैसे बनेगा, तो ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड सर्किट X/2, ठीक है, एंड दिस वन इज RR/2 एंड दिस वन इज XR/2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बैकवर्ड सर्किट बनेगा, बैकवर्ड सर्किट भी सेम होगा, X/2 एंड दिस वन इज RR/2 एंड दिस वन इज XR/2। क्लियर हो गया। तो ये दो सर्किट आ गए, एक आ गया, ये तुम्हारा जो पर्टिकुलर सर्किट आया ये आया है ड्यू टू फॉरवर्ड रोटेटिंग रोटर, यानी कि अभी मैंने बताया ना पीछे वाले कॉन्सेप्ट में, हमने ये देखा कि एक सिंगल रोटर को हम लोग दो वर्चुअल रोटर में मान सकते हैं, और दोनों वर्चुअल रोटर अगर हम मान के चलें कि एक है बैकवर्ड फील्ड रूट से चलने वाला रोटर और एक है फॉरवर्ड फील्ड से, तो दोनों रोटर जो होंगे अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं और एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर शाफ्ट से, तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से दोनों रोटर का, तो ये वाला जो सर्किट है ये आया तुम्हारा फॉरवर्ड सर्किट, ये किसकी वजह से आया, फॉरवर्ड रोटेटिंग रोटर, फॉरवर्ड रोटर कह सकते हैं इसे, फॉरवर्ड रोटर, ठीक है। फॉरवर्ड फील्ड की वजह से रोटर है उसका सर्किट है, और ये है तुम्हारा बैकवर्ड फील्ड रोटर, फॉरवर्ड फील्ड रोटर, ठीक है। जहां पे ये कौन कौन से हैं, तो ये तुम्हारा याद होगा, ये था तुम्हारा बैकवर्ड फील्ड रोटर और ये था तुम्हारा फॉरवर्ड फील्ड रोटर, ठीक है। तो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होगा आई होप,
ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखो ये लेक्चर कॉम्प्लेक्स है और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ आपको समझाने के लिए। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत मेहनत कर ली है मैंने इसको आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, तो इसलिए ध्यान से देखना। किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इतनी समझ में आ गई। तो हमने क्या करा, एक्चुअल रोटर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक फॉरवर्ड रोटर में तोड़ा, फॉरवर्ड फील्ड से चलने वाला रोटर, और एक बैकवर्ड फील्ड से, ठीक है। इन दो पार्ट्स में मान लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वर्चुअल रोटर क्यों लिखा है। तो वर्चुअल रोटर फिर से बता देता हूँ, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअल में रोटर तुम्हारा एक ही है, एक्चुअल रोटर एक ही है। वर्चुअल रोटर का मतलब क्या है कि दो हमने हाइपोथेटिकल रोटर माने, यानी कि एक रोटर को ही हमने माना है कि वो दो रोटर की तरह वर्क कर रहा है, जो कि एक कॉमन शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, कॉमन शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज बता दी, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आ गया, यानी कि अब हमने जो सर्किट बनाया था ये वाला सर्किट, इसको मैं, इसका जो सेकेंडरी पार्ट है, यानी कि इसका जो रोटर सर्किट है, ये वाला पर्टिकुलर सर्किट है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये वाला, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर सर्किट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, दो सर्किट में तोड़ सकते हैं। एक है फॉरवर्ड फील्ड वाला सर्किट और एक है बैकवर्ड फील्ड वाला सर्किट। अब इसको बना लेते हैं। बस लगभग हम लोग पहुंच गए हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले हमने ये दिया सप्लाई करंट, यहाँ से ये हो गया मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज योर लीकेज रिएक्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, दो सर्किट जोड़ने, ये दो सर्किट हो गए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और खास बात, ये दोनों सर्किट कैसे जोड़ेंगे हम लोग, सीरीज में पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, तो इसको समझ लो। तो यहाँ पे ये चीज सिंपली बताई हुई है। ये जो वर्चुअल रोटर कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंपली मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया था कि क्योंकि हमने माना है कि ये लोग सीरीज में एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका सर्किट भी सीरीज में जुड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज में दोनों सर्किट को जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे। तो दिस वन इज योर, यहाँ पे आ गए, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया आर फॉरवर्ड का, आर रोटर फॉरवर्ड, ठीक है। एंड दिस वन इज एक्स रोटर का फॉरवर्ड सर्किट, एंड दिस वन इज एक्स फॉरवर्ड मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ से सीरीज में जुड़ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा आर रोटर का बैकवर्ड रेजिस्टेंस, एक्स रोटर का बैकवर्ड लीकेज रिएक्टेंस, और एक्स बैकवर्ड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज वी सप्लाई, ये हो गया यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई सप्लाई करंट। नाउ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ भी मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में टूट जाए क्योंकि फ्लक्स अलग अलग है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा ई फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ जो इंड्यूस होगा वो जाएगा ई बैकवर्ड। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात हो रही, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं छोड़ा है। अच्छा लाओ इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ तो भाई इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ये जो सर्किट बनाने जा रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से पहले आप ये सर्किट बनाओगे, देन फाइनली इसको एक्सपेंड करोगे। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो एक्सपेंशन, देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ये तो सेम रहेगा आर एम, एंड दिस वन इज लीकेज रिएक्टेंस एक्स एम, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में, तो ये हो गया तुम्हारा x/2, अभी निकाला था मैंने, पीछे याद होगा आपको। नाउ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है आर डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से जो फॉरवर्ड रिएक्टेंस होगा, अच्छा डैश लगाते चलना, डैश का मतलब है रिफर टू प्राइमरी है, याद रखना ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, एंड दिस वन इज जो रोटर का रिएक्टेंस था लीकेज वाला, डैश डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया फॉरवर्ड सर्किट, फॉरवर्ड रोटेटिंग सर्किट हो गया। और ये हो गया तुम्हारा इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी का x/2, ठीक है। एंड दिस वन इज आर रोटर का रेजिस्टेंस डैश डिवाइड बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा रोटर का लीकेज रिएक्टेंस डिवाइड बाई 2, और ये सर्किट यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वी सप्लाई, दिस वन इज आई सप्लाई। यहाँ से यहाँ तक इंड्यूस होने वाला वोल्टेज कितना होगा, ई यहाँ पे इसको ई फॉरवर्ड ही लिखे रहने दो, ई फॉरवर्ड। और यहाँ से यहाँ इंड्यूस होने वाला वोल्टेज कितना होगा, ई बैकवर्ड होगा। क्लियर हो गया, ठीक। तो आई होप दिस वन इज द फाइनल सर्किट, दिस वन इज योर फाइनल एक्सपेंड सर्किट, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी पूरी तरीके से, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यानी कि दिस वन इज योर इक्विवेलेंट सर्किट, और कह सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर और चीज तुम इसमें इलेबोरेट करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज योर, ये जीरो फॉरवर्ड
फॉरवर्ड फील्ड सर्किट, ये फॉरवर्ड फील्ड के कारण सर्किट आया है, और ये तुम्हारा जो आया है ये बैकवर्ड फील्ड के कारण बैकवर्ड फील्ड सर्किट, बैकवर्ड फील्ड के कारण बैकवर्ड फील्ड सर्किट आया है। ठीक है, बैकवर्ड फील्ड सर्किट कह सकते हो या फॉरवर्ड फील्ड रोटर सर्किट कह सकते हो, फॉरवर्ड फील्ड रोटर सर्किट कह सकते हो, रोटर सर्किट, रोटर सर्किट। क्योंकि आपको याद होगा जो सेकेंडरी सर्किट हम लोग बना रहे हैं वो बेसिकली रोटर का बना रहे हैं, तो दोनों रोटर को हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, वर्चुअल टू रोटर थ्योरी जो अभी मैंने बताई पीछे, तो उसी से यहाँ तक आप लोग आ पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो भी अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपकमिंग सेक्शन में यानी कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर का रोटर जब रोटेट करने लगे, यानी कि जब हम लोग एक स्टार्टर देके उसके रोटर को रोटेट करा देंगे तब इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप उस लेक्चर को सीख पाएंगे, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखें और जो भी डाउट है वो बताते रहें मुझे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बुक्स के ये टॉपिक बहुत टफ दिया हुआ है, आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट कोशिश करी है आपको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए। आपने अपना कीमती समय